Good afternoon to all. We are starting a new subject in fact today, that is auditing. कितनों को पता है ऑडिटिंग क्या होती है? पता है ऑडिटिंग, सुना है कभी? व्हाट इज दिस ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाए, इसी को कहा जाता है ऑडिटिंग। तो बात यह आती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की जरूरत ही क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्या जरूरत है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए चेक किए जाते हैं क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ही रिलाई करके बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज रिलायंस कंपनी के हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं और देखते हैं कि उसमें प्रॉफिट दिखाया गया है 5 लाख करोड़ रुपए, तो हमें लगता है ये बड़ी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, चलो इसके शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, बैंक उन्हें लोन दे देती है, इसलिए दे देती है, देखती है कंपनी की अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, इसके पास तो अच्छा कैश फ्लो है, चलो इसे लोन दिया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को लाइसेंस दे देती है दूसरे बिजनेस करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि ये बाकी पास्ट बिजनेसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पता है बहुत सारे लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पता है हम उस कंपनी के डेटर क्यों बन गए? हम उस कंपनी से माल खरीदना इसलिए शुरू कर दिए क्योंकि हमें लगा कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग कंपनी है। ठीक है, हम उस कंपनी के क्रेडिटर बन गए, हम उसे उधार में माल देने लग गए, बस यही देख के कि कंपनी तो जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, इतना अच्छा कमाने वाली कंपनी है, इतनी बड़ी टर्नओवर है, इसे तो उधार में माल दिया जा सकता है, क्या दिक्कत है, पैसा नहीं डूबेगा। पता है ये सब कुछ कैसे हम कर रहे हैं? उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। जब सोचिए अगर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत निकले तो, वो सब गड़बड़ हुए तो बताइए पब्लिक एट लार्ज धोखे में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे पब्लिक एट लार्ज ही नहीं, पब्लिक एट लार्ज अलोंग विद गवर्नमेंट, ये सब कोई धोखे में आ रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की जाए, उसे चेक किया जाए। ठीक है, तो व्हाट इज दिस ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और हमने आपको यह बताया कि चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज देखने जा रहे हैं ऑडिटिंग की डेफिनेशन। ठीक है, ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अभी आगे भी कुछ बातें हैं, पहले इतनी बात को समझ लेते हैं। ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये अकाउंट्स है। ठीक है, अकाउंट्स की चेकिंग, एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? चेकिंग। लेकिन एक वर्ड अटैच्ड है इसके साथ, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है वो एग्जामिनेशन जहां पे कोई इंफ्लुएंस ना हो, नो इन्फ्लुएंस, मतलब नो रिलेशन। एक बात बताइए, क्या हम अपने फादर के अकाउंट्स को बोल पाएंगे ये गलत है? नहीं, बोल ही नहीं सकता एक इंसान। ठीक है, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब जो ऑडिट कर रहा है और जिसकी ऑडिट हो रही है, ये दोनों कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट, मतलब नॉन रिलेटेड। क्योंकि हम अपने रिलेटिव को कभी भी ये नहीं बोल पाएंगे कि तुम्हारे अकाउंट्स गलत हैं। क्या हम पब्लिकली ये बात अनाउंस कर पाएंगे कि मेरे रिलेटिव का, मेरे फादर का ये अकाउंट्स गलत बनता है? नहीं, यहां पे घपलेबाजी होती है, ये बात नहीं बोली जा सकती। ऐसा बोलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। आप किसी के अकाउंट को गलत बोल सकते हो, उसके लिए आपको बहुत ताकत चाहिए, और वो ताकत तभी आती है जब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है बात? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी इन्फ्लुएंस, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशन। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस, एक वाइडर टर्म है। हमने रिलेशन तो बस ऐसे ही यूज कर लिया, इन्फ्लुएंस इनफैक्ट एक वाइडर टर्म है। इसमें रिलेशन भी कवर होता है और दूसरी चीजें भी कवर होती है। इनफैक्ट ऐसे समझिए कि दुनिया में 2 प्रकार के रिलेशन होते हैं।
एक रिलेशन जो ऊपर वाले ने बना के भेजा और एक रिलेशन जो हम यहां बनाते हैं। कोई बच्चा बताएगा हम कौन से रिलेशन यहां बनाते हैं और ऊपर वाला कौन से रिलेशन बना के भेजता है? हाँ, अच्छा, ऊपर वाला पेरेंट्स बना के भेजता है, भाई बहन माँ बाप ये सब ऊपर वाले ने दे दिया, तो आपने क्या बनाया? हाँ, आपने फ्रेंड्स बना लिए, ये कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप हमको अपने फ्रेंड की अगर ऑडिट करनी होगी तो हम तो आराम से बोल देंगे देखो अकाउंट्स गलत है। ठीक है, बताइए कौन से रिलेशन आप बना रहे हो यहां पे? और शादी आदि करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, क्या वो रिलेशन आप बना रहे हो यहां पे? नहीं, वो भी रिलेशन आप नहीं बना रहे हो। हम तो उसको भी कहते हैं कि वो भी जोड़ी किसने बना के भेजी है? ऊपर वाले नहीं। अब बात समझते हैं, व्हाट आई मीन टू से हियर, नो रिलेशन होना चाहिए वेदर फाइनेंशियल और द ब्लड रिलेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। ऊपर वाले ने जो रिश्ता बनाया है वो वहां पे इंफ्लुएंस होता है। ठीक है, और कहां इंफ्लुएंस होता है? जहां पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं वहां पे भी इंफ्लुएंस होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, हमने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं और आप मेरी ऑडिट करने आते हो। ठीक है, और ऑडिट करने के बाद बोलते हो आपके अकाउंट्स गलत हैं। हम कहते हैं वो सब बाद में बताना, पहले मेरे 2 लाख रुपए दो। ठीक है, तो पता है आप क्या बोलोगे? अब कहोगे अकाउंट्स तो आपके बिल्कुल सही हैं। कहा हमने ऐसा कहा कि आपके अकाउंट्स गलत हैं? ठीक है, आप तो बिल्कुल सही अकाउंट्स बनाते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल दबाव होता है तो भी आप मेरी ऑडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने दिमाग से अब नहीं चल रहे हो। आप पता है मेरे द्वारा गाइडेड हो, बिकॉज हमने आपको पैसे दे रखे हैं और आप जब तक वो पेमेंट नहीं कर देते हो आप क्या हो? हमेशा हमसे दबे हुए हो। तो आपको ये समझाना चाहते थे कि ऑडिट करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। ताकत किस बात की? ये कहने की ताकत कि अकाउंट सामने वाले का गलत है। और ये ताकत कब आती है? जब आप इंडिपेंडेंट होते हो। और इंडिपेंडेंट कब होते हो? जब कोई रिलेशन ना हो, कोई रिश्तेदारी नातेदारी ना हो और कोई फाइनेंशियल दबाव ना हो। आई बात समझ में यहां तक? चलिए बताइएगा जल्दी से। हमने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, हमने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं और हम आपकी ऑडिट करने आते हैं, कर सकते हैं? हमने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, हम आपकी ऑडिट करना चाहते हैं, करें? क्या ये इंडिपेंडेंट ऑडिट होगी? होगी। बहुत ताव से बोलेंगे आपके अकाउंट्स गलत हैं और कहेंगे बेईमान कहीं के, मेरे 2 लाख रुपए भी ले रखे हो और अकाउंट्स भी गलत बनाते हो, बेशरम, शर्म नहीं आती? आराम से डांटेंगे आपको। ठीक है, अरे हमने पैसे दे रखे हैं, हम दबे हुए थोड़ी ना है कि बोल नहीं सकते आपके अकाउंट्स गलत है। फिर से समझिएगा इस बात को, हमने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, क्या आप मेरी ऑडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप बोल के तो देखो मेरे अकाउंट्स गलत हैं, फिर देखो हम 2 लाख रुपए कैसे निकलवाते हैं। अगले दिन कोर्ट में केस करेंगे 2 लाख रुपए मेरा नहीं दे रहा है। आ रही है बात समझ में? और आपके पास सचमुच पैसे नहीं होंगे तो देखिए क्या क्या बिकवाते हैं पैसे निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आप बात को इंटेंशनली समझिए कि क्या यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो। और इंडिपेंडेंट किसे कहा जाता है? वेयर देयर इज नो इन्फ्लुएंस। नो इन्फ्लुएंस क्या होता है? वेयर देयर इज नो रिलेशनशिप और नो फाइनेंशियल प्रेशर। ठीक है, तो नो रिलेशन और नो फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल प्रेशर बात समझ में आ गई? अगर हमने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, तो दबाव में कौन है? आप दबाव में हो। आप ऑडिट मत करिए, हम कर सकते हैं कि नहीं आपकी ऑडिट? हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। कैसी एंटिटी होनी चाहिए? कोई भी एंटिटी हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, कमाने वाली एंटिटी हो या ना कमाने वाली एंटिटी हो। ठीक है, जैसे कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें आप कहते हो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कमाने के लिए ये सब नहीं बने हैं। क्या होते हैं तब ये एनपीओ? क्या करते हैं? कमाते नहीं है तो फिर करते क्या है? हाँ, ये लोग के पास जितना पैसा आता है ना वो सारा पैसा उस कॉज में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे इनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एजुकेशन प्रमोट करना है। ठीक है, पैसे लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। ठीक है, लेकिन जितना लेते हैं उतना कहां लगा देते हैं? एजुकेशन में लगा देते हैं। ठीक है, पता है हम भी एनपीओ कहला सकते हैं। पता है हम एनपीओ कब कहलाएंगे? जब आपसे फीस लेना बंद कर देंगे। क्या? नहीं, फीस लेते हुए भी हम एनपीओ कहला सकते हैं। पता है कैसे? जितना पैसे आपसे आ रहे हैं वो पूरा का पूरा हम कहां खर्च कर दें? एजुकेशन में खर्च कर दें। ठीक है,
मतलब हम आपसे पैसे ही उतने ही लेते हैं जितना हम कहां लगा देते हैं, एजुकेशन में। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, जितने अच्छे ऐसे बच्चे आते हैं उस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जिनसे पैसे लिए जा सकते हैं तो हम लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे पे ही नहीं कर सकते, 2-4-10 रुपए भी नहीं दे सकते, तो उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करके वो पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, हमने दूसरी फैकल्टी वगैरह हायर कर रखी है जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो पैसे हम आपसे पाते हैं वो पैसे कहां खर्च कर देते हैं, वहां खर्च कर देते हैं, तो हम भी क्या कहलाएंगे, एनपीओ कहलाएंगे। ठीक है, तो वेदर इट इज एन एनपीओ और इट इज एन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी एंटिटी हो उसकी ऑडिट होगी। ठीक है, तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज का मतलब बड़ी एंटिटी है, छोटी एंटिटी है, और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म का मतलब होता है वो क्या है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, व्हाटएवर। ठीक है, when such an examination is conducted, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। लेकिन ये एग्जामिनेशन पता है क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट क्यों कर रहे हैं, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम उस पर अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे। यानी अगर हम आपके अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे और आपका अकाउंट्स गलत निकलता है तो क्या आपसे मारपीट करेंगे, कहेंगे कैसे गंदा अकाउंट्स बना दिए, ये सब घपलेबाजी क्यों हो रही है अकाउंट्स में, बिल्कुल नहीं। पता है हम सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, अपना ओपिनियन। ठीक है, हम अपना ओपिनियन देंगे कि ये अकाउंट्स में ये गलतियां हैं। ठीक है, तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी का, और आगे बोलिए, चाहे वो कैसी भी एंटिटी हो, पूरी बात कवर हो गई, चाहे वो कैसी भी एंटिटी हो, आगे बोलिए, टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर। ठीक है, तो क्या हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे ऑडिट की डेफिनेशन से रिलेटेड? यस, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी का होना चाहिए, कैसी भी एंटिटी हो, और आगे बोलिए, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ही ऑडिट होना, ये एक हिस्टोरिकल बात है, दिस ओनली हिस्टोरिकल थिंग। मतलब आज के जमाने में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट नहीं होती है, चेकिंग बहुत सारी चीजों की होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया जाता होगा कि नहीं, बिल्कुल किया जाता होगा। तो पता है उसके बाद ऑडिट होती है, चेकिंग होती है, एक डिफरेंट टीम चेक करती है कि ये सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम लोग तो वाराणसी में हैं, ठीक है, मोदी आए दिन आते रहते हैं वाराणसी। ठीक है, तो जब भी वो आते होंगे तो सिक्योरिटी का इंतजाम होता होगा। ठीक है, पता है एक एजेंसी सिक्योरिटी का पूरा काम देखती होगी और एक दूसरी एजेंसी पता है क्या करती है, ऑडिट करती है, चेक करती है कि बाकायदा सिक्योरिटी सब चीज सही है कि नहीं, और वो रिपोर्ट करती है कि हाँ हमने जो सिक्योरिटी का इंतजाम देखा है, आपने जो करवाया है वो परफेक्ट है। तो ऑडिट क्या है आज के जमाने में, आज के जमाने में ऑडिट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी नहीं है, बहुत सारी चीजों की क्या हो रही है, चेकिंग हो रही है। ठीक है, और हर वो चेकिंग क्या है, अपने आप में ऑडिट है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है कि ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ, अब ए बी सी डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, एग्जामिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सी ए और बी, ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सी, ए एंड बी बोथ। आज के जमाने में हमने बताया आपको ऑडिट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी थोड़ी ना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी क्या हो रही है, ऑडिट हो रही है। तो आगे देखिए, अब ट्रेडिशनली audits were mainly associated with gaining information about financial systems and the financial records of the company or a business। ट्रेडिशनली मतलब पुराने जमाने में तो ऑडिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, आइए चलिए फाइनेंशियल सिस्टम को देख लेते हैं। लेकिन however recently auditing has begun to include non financial subject areas। लेकिन आज के जमाने में ऑडिट में नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी आ चुके हैं, सच एज सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी का मतलब ट्रैफिक वगैरह की भी ऑडिटिंग होती है कि ट्रैफिक सिस्टम एक पर्टिकुलर सिटी का कितना स्ट्रांग है। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम की ऑडिट होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्मेंस की ऑडिट होती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज की ऑडिट होती है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न के बेसिस पे आपके ऑडिट करने का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे आपकी इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन करती है, इसकी चेकिंग होती है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी इंडस्ट्री को चलने नहीं देती है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, तो उसकी भी चेकिंग होती है कि किस लेवल का पॉल्यूशन आपकी इंडस्ट्री कर रही है।
ठीक है। अगर ये बहुत ही हैजार्डियस टाइप का आपका पॉल्यूशन है तो गवर्नमेंट कहेगी ऐसी इंडस्ट्री को बंद करो, तो ये सब भी चेक कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस चेक कराने को ही क्या कहा जाता है? ऑडिट, ठीक है। तो अब हम कुछ बातें लिख रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड बोलिए नॉन फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऑडिट में एक तो ऑडिटर है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जिसकी ऑडिट हो रही है, ठीक है, इनमें आपस में कोई इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये कौन सा वर्ड इंफ्लुएंस को सिग्निफाई करता है? 4-5 वर्ड दे दिया, तो यू विल जस्ट पॉइंट आउट कि दिस इज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इंडिपेंडेंस से की मीनिंग पे आपको एक क्वेश्चन हो सकता है। इन्फ्लुएंस, इंडिपेंडेंस का मतलब नो इन्फ्लुएंस। चलिए अब अगली डेफिनेशन पे बात करते हैं हम लोग, ऑडिटर। हु इज ऑडिटर? हु इज ऑडिटर? द वन हु इज कंडक्टिंग ऑडिट। जो ऑडिट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। The person conducting audit and making report to the person appointing him after the due examination of accounts in the form of an opinion is known as an auditor. Person conducting audit and making report, ठीक है, किसको रिपोर्ट बना के देता है? To the person appointing him, जो पर्सन इसे अपॉइंट करता है उसको रिपोर्ट बना के दे देता है कि देखिए आपके अकाउंट्स ऐसे हैं, ठीक है। After the due examination of accounts in the form of an opinion is known as auditor. Objective, ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्यों कराई जाती है? तो हमने आपको बताया कि देखिए ऑडिट बहुत जरूरी है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं किए जाएंगे कि ये सही है या गलत है तो बहुत सारे लोग धोखे में आ जाएंगे। कितने लोग एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं सिर्फ यही सोच के कि अकाउंट्स उनका सही है, ठीक है। कैसे पैसा लगा रहे हैं? शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, बैंक एक कंपनी को लोन दे रही है कई सौ करोड़ रुपए के, सिर्फ किस बेसिस पे? अकाउंट्स ही देख के, तो कि भाई आपके अकाउंट्स इतने स्ट्रांग है आपको लोन दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको माल उधार दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आपका अकाउंट देख के दे रहे हैं। आपका अकाउंट इतना स्ट्रांग है कि खाते भाई इतने स्ट्रांग है कि लोगों को लग रहा है कि इनको उधार देने में क्या दिक्कत है। अरे जो 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं उनको 10,000 रुपए की चीज देने में कौन सा रिस्क है, ठीक है, या 5 लाख रुपए का उधार देने में कौन सा रिस्क है, ठीक है। लोग इस तरीके से आपको उधार माल दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करते हैं? अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होने चाहिए, ठीक है। तो आइए ऑब्जेक्टिव पढ़िए इसका। द बेसिक पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंट्स बनाता कौन है? हु प्रिपेयर्स अकाउंट, हु प्रिपेयर्स अकाउंट, बताइए जल्दी से, अकाउंट्स बनाता कौन है? अकाउंटेंट, ठीक है, ठीक है। ऑडिटर कौन है? वन हु कंडक्ट्स ऑडिट, जो ऑडिट करता है यानी अकाउंट्स को चेक करता है वो ऑडिटर है, लेकिन बनाने वाला अकाउंटेंट है, ठीक है। It is well known saying that where the function of accountant ends, audit begins to determine the true and fair picture of such account. जैसे ही अकाउंटेंट का फंक्शन ओवर होता है तुरंत क्या शुरू हो जाती है उसके बाद? ऑडिटिंग, यानी कि उसकी चेकिंग। और चेकिंग किस लिए की जाती है? अंडरलाइन कीजिएगा, और ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द अकाउंट्स। ऑडिट इसलिए की जाती है ताकि ये पता चले कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है कि नहीं अकाउंट्स। बताइए फेयर का मतलब आपको क्या लगता है? फेयर का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि यू आर फेयरली डूइंग गुड, तो क्या मतलब है? बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या कहना चाहते हैं? हम 2 मीनिंग बोल रहे हैं हिंदी में, बताइएगा। यू आर फेयरली डूइंग गुड, आप ठीक ठाक कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या कहना चाहते हैं?
आप ठीक ठाक कर रहे हो, फेयर का मतलब ठीक ठाक होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जब हम कहते हैं देन यू आर डूइंग वंडरफुल, ठीक है। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है आप ये बात कहना चाहते हो, ऑडिट कह के ये स्टैब्लिश किया जाता है कि अकाउंट्स लगभग लगभग ठीक ठाक है। कहने का मतलब ये होता है कि आप गारंटी नहीं देते हो कि अकाउंट सही है। व्हेन यू आर कंडक्टिंग एन ऑडिट, क्या आप एश्योरेंस दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो कि अकाउंट सही है? नहीं, आप ऑडिट करके सिर्फ ये बताते हो कि जहां तक देखा जाए वहां तक सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। There's a big difference between auditing and investigation. कभी सुना है इन्वेस्टिगेशन वर्ड? क्या होता है इन्वेस्टिगेशन? चेकिंग ही होता है, इन्वेस्टिगेशन भी चेकिंग है। सीआईडी वाले क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, वो लोग भी चेकिंग करते हैं, ठीक है। खून किसने किया है, क्या कर रहे हैं? ऑडिटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। वो तो आप लोग इतने सारे टीवी सीरियल्स देखते हो कि आपको पता है कि सीआईडी तो क्या करती है भाई, इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। अब एक बात समझते हैं हम लोग, सीआईडी कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है? किसी को पकड़ लेती है जिसपे लगभग लगभग शक होता है कि इसने खून किया है, और उसके बाद कहती है कि इसको एक बार फांसी पे लटकाओ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन खून किया है। मतलब जब उनको लगता है कि लगभग लगभग यही खूनी है, तो वो लोग कहते हैं कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए, और उसके बाद हम लोग आराम से इत्मीनान से देखते रहेंगे कि कौन खूनी है। क्या लगता है आपको, क्या करते हैं वो लोग? वो लोग गारंटी देते हैं। जो सीआईडी का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम, उसमें फुल प्रूफ देना होगा आपको, ठीक है। यू हैव टू गारंटी कि इसने खून किया है। मजाक थोड़ी ना है कि लगभग लगभग यही कातिल है और इसको लटका देते हैं। अरे लगभग क्या होता है, ठीक है। पता है जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वहां पे हमें ट्रू एंड फेयर नहीं बताना है, वहां पे हमें लगभग लगभग गारंटी देनी है, ठीक है। इस गारंटी देने को कहा जाता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। यहां पे हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं, यहां पे हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। तो व्हाट इज दिस ट्रू एंड फेयर व्यू? इसका मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो यहां पे कौन सा एश्योरेंस होता है? एब्सोल्यूट। ये सब टर्म याद करते जाना होगा। तो ये सब भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए ऑडिटिंग में कौन से एश्योरेंस दिए जाते हैं। अब ऑप्शंस आ गए, तो यू विल जस्ट पॉइंट आउट कि रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाता है। रीजनेबल का मतलब ठीक ठाक, ठीक है। ठीक ठाक एश्योरेंस देते हैं, गारंटी वारंटी नहीं ले लेते हैं। अगर हम किसी की ऑडिट करेंगे तो गारंटी नहीं ले लेंगे कि इसके अकाउंट्स में चवन्नी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। ये गारंटी नहीं ले सकते, बस हम यही कहेंगे कि लगभग लगभग इनके अकाउंट्स क्या हैं, सही है, ठीक है। लेकिन जब सीआईडी वाली इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं। वो अपने हिसाब से तो एब्सोल्यूट ही देते हैं, भले वो गलत हो जाए, ठीक है। लेकिन वो अपने हिसाब से तो क्या देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस ही देते हैं कि दिस इज अ गारंटी कि यही खूनी है। वो जड़ तक चीजों के जाते हैं, हम लोग जड़ तक नहीं जाते चीजों के, ठीक है। हम लोग ऊपर ऊपर से चीजों को करके निकलते हैं, ठीक है। हम लोग को अगर कोई चीज अकाउंट्स में चेक करना होता है, से फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि एक मशीन 5 लाख रुपए की खरीदी गई है कि नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में मशीन 5 लाख रुपए दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए? कहेंगे लाओ भाई बिल दिखाओ, 5 लाख रुपए की है कि नहीं है, ठीक है। उसने दिखा दिया बिल 5 लाख रुपए की। तो अब ये थोड़ी ना करते हैं ये बिल पक्का गलत बनी होगी, अरे सीआईडी थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है, कि हमने खटाक से बिल को उठा के फॉरेंसिक लैब में भेज दिया और चेक करते हैं बिल सही है कि नहीं। अरे ये सब पॉसिबल नहीं है। हम लोग मान लेते हैं, बिल देखते हैं 5 लाख रुपए, हम लोग मान लेते हैं चलो ठीक ही होगा, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता बिल भी गलत बनी हो? अरे पक्का हो सकता है। आप हमसे कहिए ना कौन सी बिल बनानी है, ठीक है। मेरे पास डिजाइनर है, वो एक से एक डिजाइन बना के बिल बना के प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे आपको, जैसी चाहिए जैसी, ठीक है। जिस दुकान के नाम की कहिएगा उस दुकान के नाम की दिलवा देते हैं आपको बिल। बात समझ में आ रही है सबको? तो अकाउंट जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि ऊपर ऊपर से चीजों को देखो, सबकी निगाहों से ना देखो, ठीक है। हम सबकी निगाहों से नहीं देखते। हम जिसकी ऑडिट करते हैं पहले से ऐसे नहीं यही गड़बड़ किया होगा, लेकिन जब सीआईडी वाले किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, यही गड़बड़ किया होगा, शुरू ही ऐसे करते हैं जैसे कहीं खून हो गया हो, ठीक है। और
जिसका खून हुआ है उसी का रिलेटिव कोई फोन करके सीआईडी को बुला रहा है कि देखिए देखिए हमारे घर में खून हो गया है, ठीक है, खूब रो भी रहा है, सीआईडी वाले आके सबसे पहले किससे इंक्वायरी शुरू करेंगे? उसी से, और ऐसी बातचीत करेंगे ऐसे क्या लगेगा कि वही खूनी है। ठीक है, सारी बातों को सीखिए, इन सब पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, ऑल टुगेदर वहां पे हम सबकी निगाहों से देखते हैं लोगों को, यहाँ पे हम सबकी निगाहों से नहीं देखते। हम जिसका अकाउंट चेक करते हैं उसे भला मानुस मान के ही चेक करते हैं, अच्छा इंसान होगा ये मान के चेक करते हैं, अकाउंट सही बनाया होगा ये मान के चेक करते हैं, अपने आप गलतियां हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमिन द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ सच अकाउंट्स। ऑडिट इज परफॉर्म टू ascertain द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी चेक करते हो और रिलायबिलिटी चेक करते हो। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब जितनी फिगर्स दिख रही हैं वो सब रिलायबल हैं कि नहीं है, तो आप उसके लिए प्रूफ लेते हो। ठीक है, एविडेंसेस लेते हो। कैसे एविडेंसेस मिलते हैं? बिल, वाउचर्स, ये सब क्या होते हैं? एविडेंसेस होते हैं। वैलिडिटी भी चेक करते हो। व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी? देखिए एक बात बताइए, वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या वो बिल एंड वाउचर्स उस पीरियड को बिलोंग करते हैं कि नहीं जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, आप ऑडिट करने गए थे फाइनेंशियल ईयर 16-17 की, बताइए फाइनेंशियल ईयर 16-17 की ऑडिट करने गए हो, मतलब आप ऑडिट करने गए हो फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। आप तो इस ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करने गए हो। ठीक है, पता है इसके अकाउंटेंट ने क्या किया था? एक बिल थी जिसपे डेट थी 15/4/15। ठीक है, और ये 10,000 रुपए की एक खर्चे की बिल थी। ठीक है, इसके अकाउंटेंट ने क्या किया था? इस 15 को धीरे से 16 बनाया ऐसे करके। ठीक है, और फाइल में इस बिल को लगाया 10,000 रुपया। ठीक है, और 10,000 रुपए की एक खर्चे की एंट्री मार दिया। ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री मारा, एक्सपेंस अकाउंट सो एंड सो, डेबिट टू कैश 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया पता है कहां रख लिया? अपनी जेब में। ठीक है, तो आप ये भी चेक करते हो कि डाटा की वैलिडिटी, डाटा की वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वो उसी फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करने चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट करने गए हो, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि उसने पुरानी बिल एंड वाउचर्स को क्या किया हो? अल्टर किया हो, चेंज किया हो, और कहां डाल दिया हो? करंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑडिट इज परफॉर्म टू ascertain द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। Examination of books of accounts with supporting vouchers and documents in order to detect and prevent error and fraud is the main function of auditing. ठीक है, supporting vouchers and documents इन सब से चेक करना so that आप क्या कर सकें? डिटेक्ट कर सके और प्रिवेंट कर सकें। डिटेक्ट करने का मतलब आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंट का मतलब अब उसे रोकना। किन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और रोक लेंगे? एरर एंड फ्रॉड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड? एरर क्या होता है? फ्रॉड क्या होता है? अगर गलती से गलती हो जाए तो ये क्या है? एरर। ठीक है, जानबूझ के गलती हो जाए देन इट इज फ्रॉड। ठीक है, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग। द गोल ऑफ एन ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एरियाज। Audit safeguards the financial interest of person not associated with the management like partners or shareholders। क्या कहना चाहता है? 3 पार्टनर की एक फर्म है। ठीक है, पार्टनर का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस किया है जिसमें बिजनेस पे जो इनका दुकान है, ऐसे समझिए जो शॉप है, उस पे सिर्फ ए और बी बैठते हैं। ठीक है, सी बैठता नहीं है, सी इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर। ठीक है, लेकिन बड़ा पैसा इसी ने लगा रखा है। ऐसे समझिए दुकान में अगर 10 करोड़ रुपए लगे हैं तो 5 करोड़ रुपए सी ने लगाए हैं, और ये इन दोनों ने 2.5 करोड़ लगाए हैं, तो ये दोनों काम भी करते हैं वहां पे, लेकिन सी काम नहीं करता है, जाता नहीं है दुकान पे, बैठता नहीं है। ठीक है, और सभी इक्वल पार्टनर है। पॉसिबल है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, ऐसी पार्टनरशिप होती है क्या? एक नहीं जाता है, बैठता ही नहीं है दुकान पे, फिर भी पार्टनरशिप होती है? हाँ भाई, पार्टनरशिप का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग। अगर हम प्रॉफिट बांटते हैं तो हम पार्टनर हैं। ठीक है, काम करते हैं कि नहीं करते इससे थोड़ी ना मतलब होता है। काम करने के लिए तो हो सकता है तीनों ही ना जाते हो, दुकान स्टाफ चलाते हैं। ठीक है, तो
अब ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि ए एंड बी से दुकान पर बैठते हैं तो ये लोग कुछ मैनिपुलेट कर ले मिलके अकाउंट्स को? पॉसिबिलिटी है। बताइए अब सी को हमेशा ये डर रहता है कहीं ये लोग मैनिपुलेट ना कर ले, इसलिए सी पता है क्या चाहता है कि अकाउंट्स की ऑडिट हो, चेक हो अकाउंट्स, कहीं भी कुछ गड़बड़ रहेगा तो क्या होगा, पता चल जाएगा। आ रही है बात समझ में सबको? अच्छा, आपको नॉलेज है क्या कि ऑडिट कौन करता है? हु डज ऑडिट? हाँ, ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट सीए करता है, ठीक है बात। लेकिन ऑडिट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स की ऑडिट की, लेकिन हमने आपको बताया कि ऑडिट इज अ वेरी वाइडर एरिया, बहुत सारी चीजों की ऑडिट होती है। तो बताएंगे कि कुछ ऑडिट ऐसी भी है जिसमें सीए इन्वॉल्व नहीं है, कुछ और लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फिलहाल अभी ऑडिट की हम बात कर रहे हैं दैट इज बैलेंस शीट एंड पीएल, वो ऑडिट कौन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या सोच रहा है, ये सी पार्टनर कह रहा है अगर एक सीए आके ऑडिट कर दे, सब चीज देख दाख ले, अकाउंट्स अगर सही है और बोल दे कि हाँ अकाउंट सही है तो तसल्ली हो जाएगी, नहीं तो मन मेरा बेचैन हो रहा है, पता नहीं सब कितनी बेईमानी की होंगे, ठीक है। तो कहता है ऑडिट सेफगार्ड करता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट। नॉट एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, दुकान पे बैठते नहीं है, ठीक है। लाइक पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। बताइए कंपनी के मालिक कौन है? हु आर द ओनर्स ऑफ कंपनी? नो, नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हु आर ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स, जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो कंपनी के मालिक हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? डायरेक्टर्स क्या है? मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, अरे दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन बताइए जो मैनेजमेंट देख रहा है अकाउंट्स वो मैनिपुलेट कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दे और जितना कमाते हैं उसमें से कुछ अपने निकाल लेते हैं और बैलेंस ही शेयर होल्डर को जाता है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल। तो शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि मेरी कंपनी में डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, अकाउंट सही बन रहा है कि नहीं, और इसीलिए क्या होती है? ऑडिट होती है कंपनी की। Acts as a moral check on the employees and prevent from committing fraud। अच्छा एक बात बताइए, मेरी एक एंटिटी है, ठीक है, मेरे सारे स्टाफ को पता है कि मेरी ऑडिट भी होती है, ठीक है, तो क्या कभी मेरे स्टाफ गलत करने की सोचेंगे? एक डर होगा कि नहीं मन में कि ऑडिट में पकड़ा जा सकता है अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो? हाँ, एक रिसिप्ट लिया उसकी एंट्री नहीं मारा, ठीक है, क्या उसे डर लगेगा कि हो सकता है हम पकड़े जाएं बाद में? बिल्कुल उसे डर लगेगा। तो ऑडिट एक मोरल चेक भी डालता है। मोरल चेक का मतलब क्या होता है? मोरल चेक का होता है मतलब होता है कि अपने से ही एक चेक बन गया है, ठीक है, एक डर मेरे ऊपर आ गया है जिससे क्या होता है हम अपने आप ही गलत नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं एक दूसरा मोरल चेक, सीसीटीवी कैमरा। कहीं भी आप जाते हो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो थोड़ा सा एक मन में डर होता है कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे भाई, नहीं तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है मोरल चेक। अपने से जो इंसान क्या करता है, चेक फिट कर लेता है अपने लिए, मतलब चेक का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा लेता है कि हम गलत नहीं करेंगे। Acts as a moral check on the employees and prevent from committing fraud. However, due to constraint, an audit seeks to provide only reasonable assurance. लेकिन बड़े सारे constraint हैं, हम खुश के थोड़ी ना ऑडिट करते हैं अब, ठीक है। तो इसलिए हम क्या दे पाते हैं? सिर्फ only reasonable assurance. And that the statement are free from material errors. हम यही कह पाते हैं कि देखिए जो भी स्टेटमेंट तैयार किया गया है ये फ्री है फ्रॉम मटेरियल एरर्स। मटेरियल का मतलब होता है, नॉन मटेरियल का मतलब होता है वो चीजें जो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट गलतियां हैं वो सब नहीं है, हम ऐसा कह पाते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चवन्नी अठन्नी तो हम वैसे भी नहीं देखे हैं, ठीक है। हम जब अकाउंट्स देखने गए तो उसमें लिखा हुआ था टी 5 रुपया। अभी अब टी पिए हो कि नहीं हो तुम्हारे पेट में जा चुका है, हम कहां घुस के देखेंगे पिए थे कि नहीं पिए थे, ठीक है। अब वो चार्ज है तो चार्ज है, ठीक है, वो सब हम देख भी नहीं रहे। तो मटेरियल एरर्स का मतलब क्या होता है? अगर एरर होगा और मटेरियल आइटम होगा, सिग्निफिकेंट आइटम होगा तो वही हम देखे भी हैं, तो उसी बात को हम बोल भी सकते हैं, ठीक है। 2-2 4-4 5-5 रुपए की आप जितनी एंट्री मार रखे हो वो हमने देखी भी नहीं है और ना मेरे बस की है देखना उन सबको, ठीक है। In India, the Companies Act 2013 made audit of company accounts compulsory, ठीक है। कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी की ऑडिट तो क्या है? मैंडेटरी है। बाकी एंटिटी की अगर बात करें तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। ऑडिट बाकी एंटिटी कैसे कराती है? अगर वो किसी और लॉ के तहत रिक्वायर्ड होता है, जैसे
इनकम टैक्स में कहा गया है कि अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, जब जरूरत आएगी तो बात करेंगे इन सब की भी, ये सब भी पढ़ना है आपको आगे चल के। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो ऐसे में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है, आपको चेक करवाना होगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो दैट आपकी ट्रू इनकम पता चले, ठीक है। तो जिनको दूसरे लॉ के तहत ऑडिट करानी है वो लोग कराते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या कराते हैं, अपनी तसल्ली के लिए ऑडिट कराते हैं। जैसे हमने कहा ABC 3 पार्टनर, ठीक है, अब ये कंपनी तो है नहीं, पार्टनरशिप फर्म है, क्या कंपनी के अलावा बाकी लोगों को ऑडिट कराना मैंडेटरी है किसी लॉ के तहत? नहीं, हमने कहा कि कुछ लोगों को मैंडेटरी होता है, लेकिन वो इनकम टैक्स में एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर होता है तो, ठीक है। चलिए आइए टर्नओवर भी बोल ही देते हैं। 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर बिजनेस टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करानी है इनकम टैक्स में, ठीक है। और जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनके केस में 25 लाख रुपए होता है। अगर 25 लाख रुपए से मेरी अगर ग्रॉस रिसिप्ट अधिक है तो ऑडिट करानी है। 25 लाख किन के लिए? प्रोफेशनल्स। कौन होते हैं प्रोफेशनल? डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स। ये लोग अगर 25 लाख रुपए से ऊपर की ग्रॉस रिसिप्ट रखते हैं साल की तो ऐसे में इनको ऑडिट करानी है, और बिजनेसमैन को 1 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर पे ऑडिट करानी है। तो बताइए क्या पार्टनरशिप फर्म को भी ऑडिट करानी पड़ सकती है? हाँ, आप कहिए अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर होगा तो इनको ऑडिट करानी होगी, ठीक है। लेकिन अगर इनका टर्नओवर 80 लाख रुपए है तो तब तो ऑडिट करानी ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या पार्टनर सी चाहता है कि ऑडिट हो तो होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप तो कहना ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से क्या करते हैं? ऑडिट कराते हैं, ठीक है। बताइए क्या प्रोप्राइटरशिप को भी ऑडिट करानी पड़ सकती है? अगर इनकम टैक्स के हिसाब से करानी होगी तो करानी होगी, नहीं तो नहीं करानी है। लेकिन फिर भी वो करा रहा होगा, हो सकता है करा रहा हो अपनी तसल्ली के लिए कि भाई देख ले अपनी मेरा अकाउंट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है। बताइए कंपनी का टर्नओवर है मात्र 10 रुपया, साल भर का टर्नओवर 10 रुपया, ऑडिट करानी है? हाँ हाँ, यही तो सिखा रहे हैं, कंपनीज एक्ट में कंपनी की ऑडिट मैंडेटरी है। चलिए बताइए कंपनी है जिसका टर्नओवर ही नहीं हुआ, इस बार बेचारे सब बिल ही नहीं काट पाए, एक भी साल भर बैठे रह गए, हाथ पे हाथ रखे मक्खी मारते रह गए। बताइए ऑडिट करानी है? यस करानी है, ठीक है। टर्नओवर नहीं है तो भी ऑडिट करानी है। अरे खर्चे फर्चे कुछ तो हुए होंगे ना, आइए वही चेक कराइए, करानी पड़ेगी। कंपनीज की ऑडिट मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट, और बाकी लोगों को अगर ऑडिट करानी होती है तो वो टर्नओवर बेस्ड ऑडिट होती है अंडर इनकम टैक्स, ठीक है। ये ऑडिट भी इनकी कंपनीज की किसमें हो रही है? अंडर कंपनीज एक्ट। चलिए नाउ कमिंग टू इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग पैदा कैसे हुआ, ठीक है। द टर्म ऑडिट इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, ऑडायर AUDIRE, इसे याद कर लीजिएगा। ऑडिट वर्ड यहां से डेराइव किया गया है। आपने ये वर्ड पहले नहीं सुना होगा, लेकिन क्या ये वर्ड सुना है? एक दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, ऑडिबल, सुना है? क्या होता है जिसे आप सुन रहे हो? व्हाट यू कैन हियर इज ऑडिबल, ठीक है, व्हाट यू कैन हियर इज ऑडिबल। बेसिकली ये ऑडिबल वर्ड से ही रिलेटेड वर्ड है ऑडायर, ठीक है। मतलब ऑडिट जो वर्ड लिया गया है ये पता है कहां से लिया गया है? समवॉट रिलेटेड टू हियरिंग, ठीक है। अब ये समवॉट रिलेटेड टू हियरिंग क्यों है ये आपको बता दें। पहले के जमाने में पता है क्या होता था? अकाउंटेंट अपना अकाउंट्स बनाता था और एक पर्सन जो उसे चेक करता था वो बस बैठ जाता था, ठीक है, और अकाउंटेंट अपना अकाउंट सुनाने लग जाता था, वो पूरा सुनाने लग जाता था, ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली हियरिंग ऑफ अकाउंट्स। पहले के जमाने में ऑडिट करने का मतलब होता है अकाउंट्स को अकाउंटेंट सुनाएगा, ठीक है, एंड देयरफॉर ऑडिट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑडायर। क्लियर है सबको? ये वर्ड याद कर लीजिएगा बिकॉज आपको तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन से वर्ड से ऑडिट डेराइव किया गया है? तो जस्ट मार्क इट आउट, ऑडायर। The term audit is derived from the Latin word audire, which means to hear. In early days, a person used to listen to the accounts read over by an accountant in order to check them. He was known as auditor. जो सुन रहा होता था बैठ के वो ऑडिटर होता था, और सुनाने वाला कौन होता था? अकाउंटेंट। ऑडिटिंग इज एज ओल्ड एज अकाउंटिंग। जब से अकाउंटिंग पैदा हुई है दुनिया में तब से ऑडिटिंग भी चल रही है। हालांकि पहले ऑडिटिंग का तरीका कुछ और था, आज बदलते बदलते ऑडिटिंग कुछ और हो चुकी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग।
अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इसके पहले भी हम लोग ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, लेकिन उस समय जब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी तो एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी। व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? नाउ वी आर कमिंग टू कि ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स? तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गलतियों को, फ्रॉड को, इन सबको क्या करना? पॉइंट आउट करना, निकालना। The objective of auditing may be classified into two parts, primary objective और secondary objective। secondary को हम कहते हैं incidental objective, ठीक है? incidental का मतलब ही होता है secondary। तो what is the primary objective? To report to the owners that the financial statement give true and fair view। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के आगे आप आसान वर्ड में लिख लीजिए टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। चलिए, व्हाट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नाउ? It is also called the incidental objective and it is incidental to the satisfaction of the main objective। The incidental objective of auditing are detection and prevention of fraud, detection and prevention of error। एरर्स निकालना, फ्रॉड निकालना, ये सब क्या कहलाता है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है नियम, नियमावली, ठीक है? जब भी हम ऑडिट कर रहे हैं तो किन नियम का पालन करेंगे, हम कैसे ऑडिट करेंगे, ठीक है? SA 200, SA 200। ऐसे का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पता नहीं आपको यह भी जानकारी है कि नहीं है, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, पता है आपको? अकाउंट्स में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं ये स्टैंडर्ड्स? वो आपको गाइडेंस देते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से ऑडिट में पता है क्या होते हैं? ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स। ये आपको क्या बताते हैं? गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। व्हाट आर दीज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? ये हमें बताते हैं गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। जैसे अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका नंबर होता है 1 2 3 4, इस तरीके से नंबर होते हैं उनके, तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के भी नंबर होते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ये बात पता है कहां लिखी हुई है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड नंबर 200 में, इसीलिए इसको बोला गया SA 200। सबको याद रहेगा? SA स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ऑडिटिंग में होते हैं, और ये लोग हमें गाइडलाइंस बताते हैं कि ऑडिट कैसे कंडक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हमें क्या बताते हैं? अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है? SA 200 बेसिक प्रिंसिपल्स governing an audit describes the basic principles which govern the auditor's professional responsibilities and which should be complied with wherever an audit is carried. They are described below. Number 1, integrity, objectivity and independence। कह रहा है कि ऑडिटर को इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है? एक एक बात समझते हैं। ऑडिटर में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ऑनेस्ट। ऑडिटर ईमानदार होना चाहिए, ठीक है? अब बताइए, हम खुद ही बेईमान हैं तो हम किसी के अकाउंट्स को क्या गलत बोलेंगे, ठीक है? अगर हमें कुछ गलती निकलेगी भी तो हम पता है क्या बोलेंगे उसको? 5 लाख रुपए का घपला निकला है, मेरा कितना होगा ये बताओ,
ठीक है, क्योंकि हम ही को रिपोर्ट करना है और पता है हम क्या रिपोर्ट करेंगे, अकाउंट्स सही है, हम ये रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, 5 लाख का घपला किया तो कम से कम भाई 2 लाख रुपए हमको भी दे दो। ठीक है, तो कह रहा है ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कुल मिला के ऐसे क्यों नहीं बोल देते हो कि ऑडिटर भगवान होना चाहिए, अरे ईमानदारी का जमाना है क्या कि ईमानदार रहेगा कोई। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि नॉट बायस्ड, नॉट बायस्ड का मतलब समझाते हैं आपको। हम जिसकी ऑडिट करने गए हैं वो मेरा रिलेटिव नहीं है, लेकिन मेरे मामा के बेटे के वाइफ का पापा है। ठीक है, या फिर पता है हम जिसकी ऑडिट करने गए हैं उसकी बेटी से मेरे मामा के बेटे की शादी होने वाली है। ठीक है, रिश्ते की बातचीत चल रही है। पता है क्या हम उनके अकाउंट्स को गलत बोलेंगे, नहीं। ठीक है, तो अगर हमने उनके अकाउंट्स को गलत नहीं बोला तो पता है इसका मतलब हम बायस्ड हैं, हम बायसिज्म कर रहे हैं। ठीक है, बायसिज्म का मतलब समझ में आता है क्या होता है, किसी का फेवर करना, हम फेवर कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए। दूसरी चीज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी उसे कहा जाता है जब हमें परवाह नहीं है, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। ठीक है, हम तो सच्चाई के क्या करते हैं, कदम पे चलते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात करते हैं देन आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो बायसिज्म नहीं होना चाहिए। बायसिज्म और भी तरीके से होता है। अब उसके अकाउंट्स को गलत कैसे बोले, कितनी सुंदर है वो, ये तो देखो, उसके अकाउंट्स को गलत कैसे बोला जा सकता है, ये भी पता है क्या है, बायसिज्म। आप बायस्ड हो रहे हो। ठीक है, तो ये सब नहीं होना है। ऑडिट करने गए हो, दिल लगाने थोड़ी ना गए हो कि सुंदर है तो अकाउंट्स गलत नहीं बोलेंगे। क्लियर सबको। तो ऑब्जेक्टिविटी, देन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है। इंडिपेंडेंस का मतलब कोई इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट कहलाओगे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अपने से हम डिसीजन लेंगे, तुमसे दबे हुए नहीं है। ठीक है, जो इंसान दबा हुआ होता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी से दब के नहीं रहते। ठीक है, तो तीनों वर्ड हम लोग ने समझ लिया। ये ऑडिटर की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर ये है तभी आप ऑडिट करोगे। ठीक है, बताइए इतनी सारी क्वालिटी किसी में होती है? हाँ, बड़ी मुश्किल है। लेकिन अब देखो भाई, कहता तो ये ऑडिट कौन करेगा, वही करेगा जिनमें ये क्वालिटी है। एन ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, सिंसियर, इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस। ही शुड बी अ मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, मैन का मतलब मैन ही नहीं, विमेन भी हो सकती है। ठीक है, शी शुड बी अ विमेन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, पता है ऑडिट करने के दौरान हमें वो बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं क्लाइंट के बारे में जो जनरली कोई किसी को नहीं बताता। पता है हम किसी की ऑडिट कर रहे हैं, क्या हमको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि नहीं? अरे सब पता है हमको, उसका पूरा धंधा समझते हैं हम, कहाँ से माल खरीदता है, किसको बेचता है, ठीक है, कितना कमाता है, सब तो समझते हैं हम। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इंफॉर्मेशन अगर हम उनके राइवल्स को, बिजनेस राइवल्स को अगर पास ऑन कर दें तो हमें कुछ फायदा भी हो सकता है? बिल्कुल। तो पता है ये कहा गया है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखोगे। अब ये सब चोरी करना शुरू नहीं कर दोगे कि खटाक से यहाँ हमने ऑडिट की, इसकी इंफॉर्मेशन पता चली, उसके हमने क्या किया, बिजनेस राइवल को इंफॉर्मेशन दी और उससे पैसे लेना शुरू कर दिए। ये सब काम आप नहीं करेंगे। आप किसी भी क्लाइंट की ऑडिट करते हैं तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। तो इन सब नियम का पालन करना है आपको ऑडिट करते समय। The auditor should respect the confidentiality of information acquired during the course of his work and should not disclose the information without the prior permission of the client unless there is a legal duty to disclose. ठीक है,
कहता है क्लाइंट की प्रायर इंफॉर्मेशन के बिना डिस्क्लोज नहीं करना है। जैसे कोई जरूरी चीज डिस्क्लोज करनी है किसी को, तो आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कि क्या हम ये इंफॉर्मेशन इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी तो वो कहेगा ठीक है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे। अच्छा, अनलेस देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज, हाँ अगर कि कोई चीज बताना आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप जरूर बताइए। जैसे आपको जानकारी नहीं है हम जिस बात को करने जा रहे हैं, ये बात जानते हुए भी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर एक एंटिटी में 20 से अधिक इंप्लॉय होते हैं तो उस एंटिटी पे प्रोविडेंट फंड लागू होता है, प्रोविडेंट फंड एक्ट, पीएफ एक्ट लागू होता है, ठीक है। सुना है कभी पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड? हाँ, अकाउंट्स में कुछ सुना होगा, ठीक है। ये प्रोविडेंट फंड क्या चीज होती है बता दें आपको। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या करता है, कुछ पैसे एक अकाउंट में सेपरेटली डिपॉजिट करते रहता है और जब एम्प्लॉय रिटायर करता है तो वो पैसे उसको दे देता है, ठीक है। बताइए लोग ऐसा करते होंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए? हाँ, क्या हम अपने एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के समय के लिए पैसा इकट्ठा करते होंगे कि हम उसके नाम से कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वो रिटायर होगा तो उसको दे देंगे? पता है क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि एक कानून है हमारे देश में जिसका नाम है पीएफ एक्ट, ठीक है। अब कोई कानून होता है, नियम होता है तो करना ही पड़ जाता है, ठीक है। ये कानून है कि 20 से अधिक एम्प्लॉय अगर आपके पास हैं तो आपको पीएफ जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है ये बात। अब देखिए जिस एंटिटी की हम ऑडिट करने गए हैं, ठीक है, वहां पे 20 से अधिक एम्प्लॉय थे और सब पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रहे थे, ठीक है। कैसे कर रहे थे ये काम आपको बताएं? वो लोग जो एंट्री करते थे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 19 एम्प्लॉयज की सैलरी की एंट्री करते थे, ठीक है। अब 3 एम्प्लॉयज की सैलरी एंट्री नहीं करते थे। वो लोग कहते थे कि ये सब जो दिन वाले मजदूर नहीं होते हैं, आज लाया दिन की दिहाड़ी दे दी 200-300 रुपया और एम्प्लॉय नहीं है वो हमारे, जब जरूरत पड़ती है तो मजदूर लाते हैं। तो बाकी जो 2-3 एम्प्लॉय की सैलरी थी ना वो लोग वेजेस की तरह चार्ज कर देते थे ऑफ डेली वर्कर्स, ठीक है। डेली वर्कर्स समझते हैं आप लोग कि जब जरूरत पड़ती है हम लाते हैं वर्कर्स, काम कराते हैं और एक दिन की मजदूरी दे देते हैं। तो बाकी की जो सैलरी थी ना वो डेली वर्कर की वेजेस कह के एंट्री मार देते थे, ठीक है। अब पीएफ एक्ट वालों को ये बात पता चल गई तो पीएफ एक्ट वालों ने, हम सिंस ऑडिट किए थे तो उन्होंने हमें एक लेटर लिखा और पूछा कि क्या आपके जिस एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हो ऐसा होता है, बताइए क्या ये मेरी लीगल ड्यूटी है कि नहीं है उनको बताना ये बात? यस, कानून पूछ रहा है कोई हमसे, ठीक है। ये मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बताएंगे कि देखिए इनके यहाँ 22 एम्प्लॉय है और ये लोग पीएफ काट के जमा नहीं करते हैं। क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल रखना है मतलब ये नहीं कि कानून से भी कॉन्फिडेंशियल रखना है, कानून को बता सकते हैं, ठीक है बात। तो कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब क्या है? आप अपने बिजनेस राइवल्स को उनके नहीं बता दोगे, ठीक है। या फिर जो भी आता है, आप जब भी शाम को चाय की चुस्की लेते हो तो उसी क्लाइंट के बारे में 4 बातें बताते हो, पता है बड़ा पैसे वाला आदमी है, पता है कहां कहां से पैसे आते हैं उसके पास। ये सब काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ऑडिट जो कर रहा है उसमें स्किल होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो स्किल और कॉम्पिटेंस कैसे आ जाती है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है और उसके में स्किल और कॉम्पिटेंस कैसे आएगी? पहले वो थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है, फिर साथ में उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, और उसके बाद किसी को भी सीए की डिग्री मिलती है, तो डेफिनेटली उसके में स्किल एंड कॉम्पिटेंस होता है, ठीक है। अब बता सकते हो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन बनाता है? हु इज क्रिएटर ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स? किसने बनाया ये सब नियमावली? हु क्रिएट्स दिस? ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हु मेक्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्किल एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, और वो होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, एक बात बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने के लिए मिलती है तो क्या वो खुद ही बैठ के ऑडिट कर रहा होता है या फिर उसके आर्टिकल असिस्टेंट मतलब जो ट्रेनीज होते हैं उनके यहाँ वो और जो उनके स्टाफ होते हैं वो सब ऑडिट कर रहे हैं? उनके जो ट्रेनीज होते हैं जो उनके यहाँ और जो स्टाफ होते हैं वो सब ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सीए थोड़ी ना ऑडिट कर रहा है। अब बताइए अगर वो ट्रेनीज और स्टाफ गलत कर दें, ठीक है, ठीक से ऑडिट नहीं करें
तो रिस्पॉन्सिबल कौन होना चाहिए? वो ट्रेनी रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, वो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए? नहीं भाई, अरे ऑडिट का काम हमको मिला है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। काम कराने का मतलब ये थोड़ी ना है कि सब चीज उसके ऊपर थोप दिया, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा खेलता कूदता मेरे पास आया, काम ट्रेनिंग करेंगे और हमने उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी लाद दी, ये थोड़ी ना करना है, ठीक है? वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क परफॉर्म बाय अदर्स? ऑल दोज हु आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है? ऑल दोज हु आर वर्किंग फॉर यू, दैट इज जो लोग भी ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? इफ द ऑडिटर डेलीगेट सम वर्क टू अदर्स, अगर ऑडिटर कुछ काम डेलीगेट कर देता है किसी को, डेलीगेट करने का मतलब दे देना, काम दे देना। इफ द ऑडिटर डेलीगेट सम वर्क टू अदर्स एंड यूजेस वर्क परफॉर्म बाय अदर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एक्सपर्ट, बहुत सारे काम वो खुद करता है, बहुत सारे अपनी स्टाफ से करा रहा है, बहुत सारे अपने ट्रेनी से करा रहा है, और कुछ काम वो एक्सपर्ट से कराता है। एक्सपर्ट कौन होता है? हु इज एक्सपर्ट? पता है, अकाउंटिंग के एक्सपर्ट, अकाउंट्स का एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं, ठीक है? और अकाउंटिंग के अलावा किसी भी एरिया का जो एक्सपर्ट होगा उसे क्या बोला जाता है? एक्सपर्ट। जब यहां पे हम वर्ड एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब पता है क्या है? एक्सपर्ट इन एरिया अदर देन अकाउंटिंग। यहां एक्सपर्ट का मतलब क्या है? जब हम काम ले रहे हैं किसी एक्सपर्ट का, इसका मतलब होता है आई एम टेकिंग वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन एन एरिया अदर देन अकाउंटिंग। व्हाई एक्सपर्ट इन एन एरिया अदर देन अकाउंटिंग? क्योंकि अकाउंटिंग का एक्सपर्ट तो पहले ही कौन है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहा है, ठीक है? एक्सपर्ट का मतलब एक्सपर्ट इन एरिया अदर देन अकाउंटिंग। आइए समझते हैं, क्या हमको किसी और एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ जाती है? अरे भाई ऑडिट करना है, अकाउंट्स की ऑडिट करने गए हैं, तो दूसरे एक्सपर्ट की कहां से जरूरत आ गई? ठीक है, समझते हैं इस बात को। एक कंपनी की इन्वेंट्री लिखी हुई है, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखा हुआ है 5,32,000 करोड़ रुपए, ठीक है? भाई हम अकाउंट चेक कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो हमको चेक करना होगा कि नहीं कि ये 5,32,000 करोड़ रुपए का है कि नहीं है, ठीक है? उन्होंने बताया है, कैसे पता है ये 5,32,000 रुपए का? उन्होंने बताया कि मेरे पास पेट्रोल, हम दुबई की किसी कंपनी की ऑडिट करने गए हैं, ठीक है? ये सब पेट्रोल एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है? तो जितना लीटर पेट्रोल था उसमें उन्होंने क्या किया है? अपनी कॉस्ट मल्टीप्लाई करके पेट्रोल की वैल्यू डाल रखी है, ठीक है? अब ये हमको वेरीफाई करना है कि ये इतना है कि नहीं है, ठीक है? हम जाके खड़े हो जाते हैं कि दिखाइए पेट्रोल कहाँ है आपका, तो ले जाते हैं हमको, कहते हैं ये देखिए, ये है उनका टैंक, ठीक है, जिसमें पेट्रोल रखा हुआ है, ठीक है? हम खड़े हो जाते हैं बगल में, देखिए हम कहाँ हैं, ये हम है, दिख रहा है कितना बड़ा टैंक है? अब इसमें पेट्रोल रखा हुआ है, ये हमको चेक करना है ये कितना है, बताइए मेरे बस का है ये चेक करना? अरे अगर इसमें घुस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे बाहर कभी, ठीक है? ये मेरे बस का तो नहीं है चेक करना। तो ये चेक हो पाता होगा कि नहीं? ये मेजर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन इसके लिए दूसरे लोग हैं जो ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है? पता है, हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया, कहा कि आओ भाई या इसको मेजर करके बताओ, ठीक है? तो पता है उसने क्या किया? उसके पास एक मशीन थी, टेप, ठीक है? ये गोल इस तरीके से राउंड ये है टैंक, उसने एक तरफ टेप लगाया, ठीक है? टेप स्टिकी टाइप का है, वो इसी में चिपक गया, ठीक है? और खटाक से उसने चारों तरफ से दौड़ा दिया टेप को, ठीक है? तो इसका डायमीटर ले लिया उसने, ठीक है? फिर उसके बाद उसने क्या किया? एक यहां से टेप डाला ऊपर से, ठीक है? और जैसे ही वो बॉटम लाइन को टच करता है, वो टेप में एक मशीन लगी हुई है, वो अपना पी 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 बोलना शुरू कर देती है, ठीक है? जैसे ही पी पी बोलना शुरू कर दी, उसने मेजर कर लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है? उसने कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाया लेंथ को और रेडियस को यूज करते हुए, और इसका एरिया वगैरह कंप्यूट कर लिया, और कितना इसके अंदर पेट्रोल होगा ये कंप्यूट कर दिया, ठीक है? बताइए जरूरत पड़ी कि नहीं एक्सपर्ट की? बस हम ये जानना चाहते हैं, पड़ी, ठीक है? तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब हम अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं तो सिर्फ अकाउंटिंग मैटर थोड़ी ना होता है, अकाउंट्स की ऑडिट करने के लिए बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जिनके लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल दिया हमने आपको, ठीक है? जैसे इन्वेंट्री चेक करना, तो मेरे बस का थोड़ी ना था ये इन्वेंट्री चेक करना। हाँ, अगर उसकी दुकान में 5 लाख सोप होता
तो खटाक से हम गिन देते 1 2 3 4 5, ये हम कर सकते थे। ये पेट्रोल में कहा हम नहाएंगे, ठीक है, ये मेरे बस का नहीं था। तो बहुत सारी चीजों में हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और जब भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है तो क्या एक्सपर्ट जो बोलेगा उस पर मान ले? नहीं, यही तो सिखाया जा रहा है कि एक्सपर्ट भी अगर कुछ गलती करेगा तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अब बताइए, ये सब तो हमको आता भी नहीं है, एक्सपर्ट अगर कुछ गलत ही बता दिया जिम्मेदार हम बनेंगे, ये तो बात गलत है ना? तो बात गलत हो गई, ये कैसा इंसाफ है बताओ? हमको ये सब आता नहीं है, एक्सपर्ट दूसरा बता रहा है, वो कुछ गलत बता दिया, हम बताओ कैसे सही या गलत बताएं? आइए समझते हैं इस बात को। आपके घर में एक बिजली मिस्त्री आता है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि एक बिजली मिस्त्री आता है, काम हम करता है और आप बोलते हैं बड़ा बढ़िया काम करता है ये मिस्त्री? तो कभी ऐसा हुआ है? आपने कभी किसी मिस्त्री की तारीफ की हो, बड़ा बढ़िया काम करता है ये वाला बिजली मिस्त्री? आपको आता है क्या? आपको आता ही नहीं और आप बताते हो कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि एक घर में पेंटर आया, उसने पेंट वेंट किया, हम कहते हैं बड़ा बढ़िया पेंटर है, ये तो गजब पेंट करता है एकदम। हाँ, आपको आता है क्या? नहीं, आपको आता नहीं है, आप बताते हो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे हमको तो अकाउंटिंग आती है, और वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम बता सकते हैं। जब आप बिजली मिस्त्री का काम बता देते हो सही है कि गलत है, आप बता देते हो पेंटर सही काम कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो आप ये नहीं बता सकते? बता सकते हो। हम आपके दिमाग में एक नोशन क्रिएट करना चाहते थे, ये डालना चाहते थे कि जो काम आता है बस वही सही गलत नहीं बताते हम हर काम सही या गलत बता सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बिजली मिस्त्री आता है ना, तो भी हम बैठे रहते हैं और देख के बता देते हैं सही कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक है। पेंटर आता है, पेंट करता है, हम बता देते हैं सही कर रहा है कि नहीं। राजगीर मिस्त्री आता है, वो ईंटे पे ईंटा रखता है, जोड़ता है, हम उससे बता देते देख के कि वो सही कर रहा है कि नहीं। हमको नहीं आता करने, ठीक है। जब वो काम कर रहा था ना, तो उसके कॉन्फिडेंस को देख के हमें ये बात समझ में आ गई कि वो काम सही कर सकता है, क्योंकि उसके पहले एक आदमी और आया था। आइए बताते हैं आपको कैसे काम कर रहा था। एक आदमी और आया, उसने यहां से यहां एक सीढ़ी लगाई, यहां चढ़ गया, ठीक है। अपने पेट में एक रस्सी बांध दिया और रस्सी से यहां कूद गया, ठीक है। नहा धो के वापस ऊपर आ गया, ठीक है। और उसके बाद रस्सी कितनी गीली है उसको नापने लग गया, ठीक है, दूसरे टेप पे रख के, ठीक है। पता नहीं क्या क्या खिलवाड़ कर रहा था, अंदर घुस गया था तो पेट्रोल भी कुछ पी लिया था। आने के बाद इसके चारों तरफ दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया, बहुत देर तक दौड़ रहा था। उसने भी कुछ कैलकुलेशन करके हमको बता तो दिया था, चलिए संभालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो सिंस उसने पेट्रोल पी रखा था तो दौड़ता भी खूब है। दौड़ के उसने क्या किया, हम लोग को एक आंसर फिगर दे दिया कि उसने इतना पेट्रोल है। बताइए क्या उसका डाटा रिलायबल है? नहीं, ठीक है। हाँ, उसने इंटरटेन हमको खूब किया, ठीक है, मजेदार था। हमने कहा बस भाई तुम जाओ, अब तुम्हारे बस का नहीं है। उसके बाद ये दूसरा वाला आया था जिसने क्या किया, वो पीपी वाला टेप डाला, पी 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 जिसमें बज रहा था, ठीक है, वो दूसरा वाला था। व्हाट आई मीन टू से यो, भले हम लोग लाइटर मोड में चीजों को समझ रहे हो, लेकिन बात हमें समझ में आ रही है कि जिन चीजों को हमें नहीं भी आता है, क्या हम उन चीजों के बारे में सही या गलत बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप चीजों को देखिए। अगर आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के काम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने तरीके से सारी चीजें अच्छा कीजिए, देखिए वो भी आंसर सही मिलेगा आपको। हाँ, अब आपने एक्सपर्ट को एक फोन कर दिया, कहा कि जरा नाप के बता देना, आप अपनी ऑफिस में बैठे हुए हो, तो वो पता नहीं कैसे किया है, आप अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हो अच्छे से। आप जाइए वहां बैठिए, वो जो कर रहा है उसे देखिए, उसे 4 क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। उसके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के समझ में आ जाएगा उसने सही किया है कि नहीं, ठीक है। मेरे पास कार ड्राइव करने के लिए ड्राइवर आता है, हम उसको चाबी देते हैं, वो चाबी कैसे लगाता है उतने से हम समझ जाते हैं कि इसको ड्राइव करने कितना अच्छा आएगा, ठीक है। 10-15 मिनट थोड़ी ना लगता है कि हमको उससे ड्राइव लेनी है। तुम गाड़ी बैक करके निकालो, हम इतने में बता देंगे तुम चला पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि हम देख के बता सकते हैं कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं। आइए आगे देखिएगा। तो चलिए क्या पढ़ा आपने, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, जो काम दूसरे लोग करते हैं,
क्या आप ऑडिटर उन कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? यस, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, he will continue to be responsible for forming and expressing his opinion on the financial statement. Fifth is documentation. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है सारे काम जो आप कर रहे हो वो लिखते रहो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटिंग। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हो ना तो ऑडिटिंग किए हो कि नहीं ये बात भी प्रूफ नहीं होती, ऐसे समझिए। आज आप घर से तो निकले लेकिन कोचिंग नहीं आए, आप चल गए आईपी मॉल। ठीक है, दिन भर मॉल में घूमे और शाम को घर पहुंचे। पापा मम्मी ने पूछा कि बताओ बेटा कहां कोचिंग गए थे? कहते हो हाँ हाँ कोचिंग ही गए थे। पढ़ के आए हैं? क्या पढ़े हो? अब आपसे पूछा गया क्या पढ़े हो, वो सारी बात लिख के दो, लिख पाओगे? पढ़े ही नहीं हो। अरे वो पढ़ाई तो छोड़ दो, पढ़ाई वाली बात, अगर आपने जो काम नहीं किया है, ठीक है, आप हमसे आके बोलते हो कि हमने ये काम किया है आज। ठीक है, जैसे हमने आपको ऑडिट पे भेजा, ठीक है, आप मेरे यहाँ ट्रेनीज हो, ठीक है, हमने आपको ऑडिट पे भेजा कहीं और हमने आपसे पूछा कि आप ऑडिट पे गए थे, आपने कहा हाँ ऑडिट पे गए थे, जबकि आप ऑडिट पे गए नहीं थे। आज क्लाइंट की जगह गए ही नहीं आप सुबह गए मॉल में घुसे और शाम को मॉल से बाहर आ गए। ठीक है, 2-3 मूवी देख लिए आज और वापस ऑफिस आ गए। हमने पूछा आज आपने काम किया, ऑडिट पे गए थे? आपने कहा हाँ गए थे। हमने कहा दिन भर क्या क्या किए लिखो, क्या क्या चेक किए बस ये लिख के दो एक पन्ने में, लिख पाओगे? दिन भर क्या किए ये लिखने के लिए आपको 4-5 घंटा आप चाहिए, क्योंकि बनाना पड़ेगा ना, क्रिएट करना पड़ेगा क्या क्या किए। ठीक है, और अगर आपने सचमुच किया हो तो 5 मिनट लगेगा लिखने में क्या किए हो। पता है डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये प्रूफ करता है कि आपने काम किया है कि नहीं। ठीक है, तो जब हम ऑडिट करते हैं ना तो हम लिखते रहते हैं कि हमने ये किया। ऑडिट में बहुत सारी चीजों में परेशानी नहीं आती होगी, कोई एंट्री नहीं समझ में आई, कुछ एंट्री गलत लगी, हम सब नोट करते रहते हैं। ठीक है, और नोटिंग से ये बात जस्टिफाई होती है कि आपने ऑडिट की कि नहीं। ठीक है, ऑडिट करते समय आपने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कि नहीं। ठीक है, तभी ऑडिट के जो नोटिंग्स होती है ना उसे देख के सारी चीजें समझ में आती है कि किस क्वालिटी की ऑडिट हुई है। ठीक है, बेसिकली नोटिंग तो वहीं पे आएगी ना जहां पे चीजें कुछ हो रही है, कुछ कर रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए आपका मन अभी यहां नहीं है, ठीक है, आप फिजिकली यहां हो, मेंटली कहीं और हो। ठीक है, तो हम जितनी बातें बोल रहे हैं क्या आप वो लिख पा रहे होगे? नहीं, आप कुछ करोगे तो ही आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग evidence to ensure that the audit was carried out in accordance with the basic principle. डॉक्यूमेंटेशन क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द ऑडिट वाज कैरीड आउट, ऑडिट हुई है। ठीक है, कहीं बाद में ये ना हो जाए कि ऑडिट किए कहां हो तुम। ठीक है, जब फीस देने की बारी आई क्लाइंट की तो क्लाइंट बोल रहा है कि ऑडिट कहां किए हो। हमने कहा ये कहां से बना, ये अपने आप बन गया क्या? इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी, ये सारी बात हम लिख रखे हैं। ठीक है, तो दिस इज टू जस्टिफाई दैट द ऑडिट वाज कैरीड आउट। प्लानिंग, प्लानिंग क्या चीज होती है? प्लानिंग का मतलब होता है एक ओवरऑल फॉर्मुलेशन करना, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, जब भी हमें कोई ऑडिट मिलती है तो पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमको क्या क्या करना है। क्या कहीं भी ऑडिट मिलेगी तो एक ही काम करना होता है क्या? कहीं भी एक ऑडिट मिलेगी हम इन्वेंट्री चेक करने लग जाएंगे धड़ाधड़। अरे नहीं भाई, आपको अगर राज अग्रवाल की ऑडिट मिलेगी तो आप इन्वेंट्री चेक थोड़ी ना करोगे, हमारे पास स्टॉक थोड़ी ना होता है, हम सामान थोड़ी ना बेचते हैं। ठीक है, हर ऑडिट के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ठीक है, जैसी एंटिटी वैसी ऑडिट करोगे। आपको किंगफिशर एयरलाइंस की ऑडिट करने भेज देंगे तो वहां इन्वेंट्री थोड़ी ना चेक करने लग जाओगे। ठीक है, तो हर ऑडिट के पहले इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट की प्लानिंग करना, प्लान करना कि हाउ द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, क्या क्या आप करेंगे। The auditor should plan his work in order to enable him to conduct an audit in an effective, efficient and timely manner. देखिए, अगर बिना प्लान के हम करेंगे ना तो हम अकाउंट्स में खो जाते हैं। अकाउंट्स में एक प्रॉब्लम मिली उसी में खोते रह गए, कुछ क्लियर बाहर कब निकलेंगे ये स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास प्लान हो कि 2 दिन में ये करना है, तीसरे दिन ये करना है, चौथे दिन ये करना है, तो पता है हम कहाँ पे हैं, कितना कर चुके हो, कितना बाकी है, हर समय हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है कि इतने दिनों में ये काम कंप्लीट करना है।
So in order to conduct audit in an effective, efficient and timely manner, it is very important to make a plan for audit. ठीक है? He should acquire knowledge of the client's accounting system, the extent of reliance that could be placed on. कहता है he should acquire knowledge of client's business. पता है अगर आपको प्लान करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आपको ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया जाए, आप उस क्लाइंट के पास चले जाइए और उसके बिजनेस प्रीमाइसेस में जाके घूमिए, बस जाइए उसकी एंटिटी में और अंदर घूमिए, आपको बहुत सारी चीज पता चलेगी। जाइए उसके बारे में बात कीजिए, दो चार बातें उससे कीजिए, ठीक है? एंटिटी के बाद जो पान की दुकान है वहां दो चार पान खाइए, चाय वाय पीजिए, देखिए बड़ी सारी बातें पता चलेगी उस एंटिटी के बारे में। और उस एंटिटी के बारे में जब बातें पता चलेगी तो आप प्लानिंग कर पाएंगे कि हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट। ठीक है? कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है? हम एक एंटिटी में एंटर किए, हमने देखा कि कुछ लोगों का माल वल जा रहा है, हमने पूछा अच्छा ये किसका माल निकल रहा है, तो उसने बताया कि ये जो कंपनी के साहब हैं इनके फादर इन लॉ का माल निकल रहा है। ठीक है? हमने कहा देखें जरा बिल देखें, तो बिल पे देखा हमने, उसमें रेट लगा हुआ था 12 रुपये का। ठीक है? 12 रुपये पर यूनिट। ठीक है? हमने दूसरी सेल बिल देखी, उसमें लिखा हुआ था 15 रुपये पर यूनिट। ठीक है? हमने कहा कि इसका माल अब निकल क्यों नहीं रहा है, तो कहे हमारे यहाँ सिस्टम है कि जिसको माल ले जाना होता है वो अपनी गाड़ी भेजता है। ठीक है? हम लोग डिलीवरी नहीं देते हैं। तो हमने कहा ये ससुर जी वाला, तो कहे कि नहीं ये तो जाता है, इनका डिलीवरी दिलाता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि फ्रेट आउटवर्ड इनका नहीं लगता है। समझ में आ गया? बस ससुर जी वाली केस में न जाता था, बाकी में तो जाता नहीं है। तो बताइए अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो क्या उस समय अगर हमें फ्रेट आउटवर्ड दिखाई दे रहा है अकाउंट्स में चार्ज, ठीक है, और वो भी बहुत हाई अमाउंट का, तो क्या वो मैनिपुलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। बताइए ये बात क्या आपको ऑडिट करते हुए समझ में आई? नहीं, अरे ऑडिट करने से पहले एक बार घूम के आए थे एंटिटी, उसी समय पता चल गया था। तो पता है ऑडिट के से पहले जब हम एंटिटी में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक प्लान हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि कैसे क्या क्या चीजों को चेक करना है। ठीक है? इस एंटिटी में क्या क्या चीज चेक करने की है ये भी पता चल जाता है कि अगर देखना भी है तो क्या क्या देखना है। ठीक है? हमने लगे हाथ उनसे पूछा कि क्या इसका पेमेंट हो चुका होगा, क्या कैसे पेमेंट हुआ होगा, तो हमको पता चला कि इसकी पेमेंट सारी ऑनलाइन आती है, यानी हमको कैश वैश चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो बताइए मेरा प्लान रेडी हो रहा है कि नहीं? अदरवाइज अगर हम एंटिटी में घूम के ना आए होते तो हमने लिख दिया होता है एक दिन हम कैश चेक करेंगे, बैठ के उनका कैश काउंट करेंगे, सही कैश रहता है कि नहीं। हमको पता चल गया कैश तो रहता ही नहीं है, तो हमारा प्लान सही बन रहा है। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन उनकी ना हो तो हम प्लान तो बनाएंगे लेकिन गलत बना देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी अपने प्लान में इंक्लूड कर देंगे जो उनके यहां होती ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? The auditor should plan his work to enable him to conduct the audit in an effective, efficient and timely manner. He should acquire knowledge of client's accounting system, the extent of reliance that could be placed on internal control and coordinate the work to be performed. कहता है कि प्लानिंग में आप एक बात और इंक्लूड करते हो, रिलायंस दैट कुड बी प्लेस्ड ऑन। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा। रिलायंस दैट कुड बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल। अंडरलाइन कीजिए वर्ड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है वो नियम, वो सशक्त तरीका एक एंटिटी का, वो स्ट्रॉन्ग तरीका एक कंपनी का, जिससे वो अपने यहां गलती नहीं होने देती। कोई भी ऐसा कोई तरीका जिससे हम गलती नहीं होने देंगे। बेसिकली इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है सिस्टम। हम कहते हैं मेरे यहां ऐसा सिस्टम है ना, गड़बड़ नहीं होगा कुछ। ठीक है? सिस्टम क्या चीज होती है कि हर चीज का एक डिफाइंड तरीका है। जैसे फी रिसिप्ट यही पर्सन काटेगा, कैश कलेक्शन जो आएगी वो 3 बजे बैंक में चली जाएगी। ये जो सिस्टम होता है ना कि हम कैसे काम कराते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है इंटरनल कंट्रोल। हर एंटिटी अपना एक सिस्टम बनाती है जिससे कहीं मैनिपुलेशन ना हो, फ्रॉड ना हो जाए, उनके यहां गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है? उस सिस्टम को कहा जाता है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है? अगर हम गलती न होने देने का ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर रखे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनली वो कंट्रोल कर रहा है चीजों को। ठीक है? क्या कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप एक एंटिटी में एंटर करते हो और कहते हो क्या लाजवाब तरीका है इनका, यहां तो 1 रुपया कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। क्या ऐसा कभी आपके मन में आता है किसी एंटिटी में एंटर करके?
होता है, ऐसा कभी कभी होता है, हमें देख के समझ में आता है कि यहां कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। और कभी कभी हम एक एंटिटी में इंटर करते हैं तो हमको लगता है क्या ये लोग वाहियात टाइप का सिस्टम रखे हैं, जो चाहे जो गड़बड़ कर सकता है इनके यहाँ तो, ठीक है, इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। देख के समझ में आ रहा है। पता है जो चीज देख के आप ये सब कुछ कह रहे हो उसी को कहा जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जब आप एक एंटिटी में गए और आपको देखते ही उस एंटिटी से एक लगाव हो गया कि क्या अच्छा एंटिटी है, बड़ा ही प्यारा है, ये तो क्या सिस्टम है इसका, तो जिस चीज से आपको लगाव हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल। बात समझ में आ रही है सबको? इस इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे हम लोग तीन चीज डिसाइड करते हैं जो मेरी प्लानिंग का पार्ट होता है। क्या डिसाइड करते हैं? नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। नेचर ऑफ ऑडिट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे। जो हमने इंटरनल कंट्रोल देखा उसके बेसिस पे अब हम डिसाइड करते हैं what should be the nature of my audit, what should be the timing of my audit and what should be the extent of my audit। ठीक है, ऑडिट के दो नेचर होते हैं, कंप्लायंस ऑडिट और सब्सटैंटिव ऑडिट। लिखना पड़ेगा आपको। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब होता है डिटेल चेकिंग नहीं करेंगे हम सिस्टम को ही देखेंगे और अगर सिस्टम सही है तो अकाउंट्स अपने आप सही होगा। मतलब जो पैसे आ रहे हैं उसका सिस्टम सही है, जो पैसे बैंक जा रहे हैं उसका सिस्टम सही है, खर्चों की एंट्री करने का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, खर्चे के लिए पेटी कैश दिया जाता है, फिर एक पर्सन उसे खर्च करता है, फिर उसकी एंट्री की जाती है, एक पर्सन उसे सैंक्शन करता है खर्चों को। मतलब बहुत कंट्रोल बहुत ज्यादा है वहां पे। ठीक है, तो हम बस सिस्टम को देख लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ऐसी ऑडिट को कहा जाता है कंप्लायंस ऑडिट। व्हाट इज कंप्लायंस ऑडिट? जब आप सिस्टम की चेकिंग करते हो, आप अकाउंट्स में बिल वाउचर्स वगैरह नहीं दिमाग लगा रहे हो, पता है आप क्या चेक कर रहे हो? सिस्टम की चेकिंग। व्हाट इज द सब्सटैंटिव ऑडिट? सब्सटैंटिव ऑडिट का मतलब होता है डिटेल्ड ऑडिट, जहां पे हम बिल वाउचर देखने लग जाते हैं। क्लियर है? अब आप हमको बताइए, हम एक एंटिटी में गए, उसका सिस्टम जबरदस्त लगा हमको। ठीक है, हमको उसका सिस्टम बहुत जबरदस्त लगा, हम कौन सी ऑडिट करेंगे? कंप्लायंस की सब्सटैंटिव? कंप्लायंस ऑडिट करेंगे। अब हम सिस्टम पे ही फोकस कर रहे हैं। सिस्टम अगर बहुत स्ट्रांग होगा, इधर उधर हिलने नहीं देता है कुछ भी, ठीक है, तो फिर बस सिस्टम चेक कर लीजिए, अकाउंट्स परफेक्ट होगा। अगर उनका सिस्टम बड़ा गड़बड़ टाइप का है, कोई स्ट्रांग सिस्टम ही नहीं है, जैसे मन वैसे हो रहा है, बस भगवान भरोसे दुकान चल रही है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पैसा खूब आ रहा है, इसलिए कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, हर तरफ पैसा गिर रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की ओनर को वैसे ही जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी अगर एंटिटी आपको समझ में आई है तो बताइए ऑडिट किस तरीके की होगी, कंप्लायंस या सब्सटैंटिव? सब्सटैंटिव ऑडिट करेंगे, एक एक बिल वाउचर सब चीज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब होता है आप इसी के बेसिस पे, जब आप इंटरनल कंट्रोल देखते हो ना, तो डिसाइड करते हो कितने समय में ऑडिट करेंगे। इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, टाइमिंग क्या रखेंगे ऑडिट की? कम। इंटरनल कंट्रोल बहुत लूज है, अब टाइमिंग अधिक रख देंगे, अधिक समय लगेगा हमें ऑडिट करने में, भाई चीजों को डिटेल चेकिंग करनी है। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है दायरा। ठीक है, ऑडिट करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके ऑडिट करने का दायरा क्या होगा, चेकिंग का दायरा क्या होगा। हम चेकिंग के दायरे का एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमको चेक करना है कि मशीन 5 लाख रुपए की जो बैलेंस शीट में दिख रही है वो सचमुच 5 लाख की है कि नहीं है। देखिए चेक करने का तरीका, हमने बिल मंगवा लिया, लाओ भाई बिल दिखाओ इसकी, देखा 5 लाख रुपए है, हो गई चेकिंग। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका, हमने कहा बिल लाओ, उसने बिल दिखाया, उस बिल पे एक नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर, हमने उस पे फोन मिलाया। अब पूछा भाई साहब ये जो मशीन है फलानी फलानी मशीन,
ये आपकी दुकान से खरीदी गई है 5 लाख रुपए की? उसने कहा हाँ। यहां तक चेक किए, इसको कहते हैं दायरा। कहां तक चेक करोगे? तीसरा तरीका, उसने बिल दिखाया, बिल पे लिखा हुआ था एड्रेस, ये लोहटिया से आया है, ठीक है। तो हमने देखा ये कौन सी दुकान का है, लोहटिया में एक दूसरे दुकानदार को हमने फोन मिलाया, हमने कहा इस मॉडल की मशीन कितने की आती है? उसने कहा 5 लाख रुपया। हम कहा अच्छा, तब ये सही होगा। हमने उस दुकानदार को भी नहीं मिला, हो सकता है उसको भी बोल दिया हो कि ऑडिटर फोन करेगा तो क्या बोल देना कि हाँ 5 ही लाख की है, तो हमने किसी और को मिला दिया था, ठीक है। हमने उस मॉडल की मशीन के लिए फोन किया, ठीक है, तो उसने बताया 5 लाख रुपया। मेरे मन में डाउट आ रहा है कि सचमुच वो मॉडल भी है कि नहीं है, हो सकता है मॉडल कोई और हो। तो हम कहे चलो मशीन दिखाओ। उसने मशीन दिखाया, मशीन पे एक प्लेट लगी हुई थी, उस पे मॉडल नंबर लिखा हुआ था, हमने देखा वो। अब हम कहे कि अब ठीक है। इतने से भी नहीं हुआ, दायरा तो और ज्यादा हो सकता था। हो सकता है प्लेट चिपका दिया उसके ऊपर वो मॉडल नंबर लिख के, हो सकता है वो उस मॉडल की मशीन ही ना हो। तो हमने एक दूसरी सप्लायर से बात की, उससे कहा कि इस मॉडल की मशीन की इमेज भेजो। उसने इमेज भेजी, उसकी व्हाट्सएप किया हमको, हमने उससे मैच किया उसको मशीन को। हमने कहा हाँ वही मशीन है, तो लगता है वही मॉडल है। अब देख रहे हम कहां तक घुस सकते हैं, घुसने की बात करें, कहां तक दायरा हो सकता है चेकिंग का। अभी भी चेकिंग खत्म नहीं हुई है। अरे इमेज तो एक जैसी हो ही सकती है दो मशीन की, हो सकता है फिर भी अलग अलग मॉडल हो। तो हमने एक इंजीनियर को बुलाया, हमने कहा कि ये मॉडल मशीन कितने का है, देख के बताओ। तो उसने मशीन चेक किया, कहा कि ये वाले मॉडल जो आती है वो 5 लाख रुपए के आसपास की आती है। बात समझ में आ रही है? तो हम आपको ये समझाना चाहते थे कि ये दायरा क्या हो सकता है। अभी भी तसल्ली हमको नहीं हुई। हमने उस इंजीनियर से पूछा ये बताओ कि ये मशीन तो 5 लाख रुपए की आती है, ये मशीन नई मशीन है या पुरानी मशीन है? क्या आप मशीन को देख के बता सकते हो नई है कि पुरानी है? अरे नहीं बता पाओगे। 10 साल पुरानी मशीन को अगर पेंट वेंट कर देंगे तो कहोगे नई है। नई मशीन आई रहेगी, गंदी दिखेगी आपको, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी होगी, कहोगे पुरानी मशीन है। अरे आपको थोड़ी ना पता मशीन कैसी होती है, ठीक है, अंदर से उसकी क्या स्ट्रेंथ है ये आपको थोड़ी ना पता चल रहा है बाहर से देख के, ठीक है। मेरी पुरानी कार हम पेंट करा देंगे बाहर से खूब बढ़िया नया चकाचक, कहोगे नई कार है, ठीक है। तो हम इंजीनियर को बुलाए, हमने पूछा कि देखो ऐसा तो नहीं कि ये 5 लाख वाली मशीन तो है लेकिन सब खरीदे 50,000 में हो क्योंकि 10 साल पुरानी हो, ये तो देख के बताओ कि 4.5 लाख रुपए पता चला अकाउंटेंट अपनी जेब में डाल रखा है, ठीक है। तो हम आपके दिमाग में ये बात डालना चाहते थे कि दायरा कुछ भी हो सकता है, कितना अंदर घुसना चाहोगे घुसो ना, तो वो पहले से डिसाइड कर लो। ये नहीं कि किसी एक आइटम में घुसते जा रहे हो, इतना अंदर घुस गए कि बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, और दूसरे आइटम में घुस ही नहीं रहे हो, ऊपर से देख के निकल गए। तो दायरा फिक्स करो कि कहां तक घुसना है, सब में बराबर लेवल की ऑडिट करना। क्लियर है? ये सब दायरा भी कैसे डिटरमिन होता है? इंटरनल कंट्रोल देख के। जब हमको दिखाई देगा सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग है, तो क्या हम ऊपर से भी ऑडिट करके निकल सकते हैं कि नहीं? निकल सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है उनका, सिस्टम की तो ऐसी की तैसी हो रखी है एकदम, तो क्या करें? अब अंदर घुस के थोड़ी सी ऑडिट करनी पड़ेगी। तो आपको दायरा फिक्स करना होगा, लेकिन दायरा फिक्स करने के लिए भी आपको क्या करना होगा? टाइम देखना होगा। तो बेसिकली टाइमिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसपे नेचर और एक्सटेंट भी डिपेंडेंट होता है। बड़ा फैक्टर होता है टाइमिंग। अगर मेरे पास 10 दिन है तो हम 10 दिन में किस दायरे की ऑडिट कर सकते हैं और कौन सी ऑडिट कर सकते हैं, ये टाइमिंग के बेसिस पे डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल देखिए, टाइमिंग को देखिए और उसके हिसाब से ये सब कुछ प्लान कीजिए, ठीक है। So this was about planning, although इसमें अभी और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन विल स्टॉप हियर, ठीक है।